Good afternoon, friends. Today, I, Robin, graduated from St. Xavier's College, Patna, going to start a series on history of India. So, in the very first part, I am going to begin with ancient India, and the book which I am referring here is History of Ancient and Early Medieval India, and this book is been written by Dr. Upendra Singh, who used to be the professor in St. Stephen's College, and she taught for the last 20 years. Okay, as well as you will come to know in this book the latest data and the latest things which has been added later on. Okay, so now I am beginning the series. One more thing I would like to add up here that I am going to cover up this book within 30 to 35 hours. Okay, I will try my best to be within the limit of the time. Okay, as I said you, 30 to 35 hours. This book is so vast. Okay, and lots of data are been given here. So whoever is going for the net or whoever is pursuing for UPSC or any state PCS exam and they have opted for history optional, so they must go to this book and that's going to be very beneficial for them. तो आप इस बुक के से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इफ यू आर हैविंग हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल में है तो आप इस बुक को बिल्कुल रेफर कीजिए। ओके, सो आई एम लिविंग द इंट्रोडक्शन पार्ट। यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट को छोड़ दिया है और डायरेक्ट में चैप्टर वन के ऊपर आ गया हूँ। तो चैप्टर वन में आप देख रहे हैं कि हम लोग को क्या पढ़ना है, लिटरेरी और आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में। तो लिटरेरी सोर्सेस क्या है? ओके, जो हम बोल रहे हैं या फिर जो भी हम ओरली ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशंस को या फिर इंफॉर्मेशन या फिर किसी एक पर्टिकुलर थिंग्स को हम लोग बोल के या पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज हम लोग सुनते आ रहे हैं तो वो किस फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन में जाएगा? Will it come under the literary form or it will fall under the archaeological form? तो किस सोर्स में आप इसको रखेंगे, ये जो इंफॉर्मेशन आपके पास आ रहा है? सो डोंट बी सरप्राइज, जो भी ओरल इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसमिट किया जा रहा है, ओके, वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज बिन ट्रांसमिटेड और बिन ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज गोइंग टू फॉल अंडर द लिटरेरी सोर्सेस। ये आपको लिटरेरी सोर्सेस के अंदर फॉल करेगा। ओके, आई विल कम टू दैट पॉइंट। ओके, सो डोंट वरी देयर। ओके, मैन्यूस्क्रिप्ट ये जो भी है आपको आर्कोलॉजिकल सॉरी ये लिटरेरी सोर्सेस के अंदर फॉल कर, मैं आर्कोलॉजिकल इसलिए कह दिया क्योंकि कहीं ना कहीं ये आर्कोलॉजी में ही आ जाएगा। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी डेटास लिखे गए थे उस दौरान प्राचीन काल में, तो वो हवा में नहीं लिख दिए गए थे, वो भी किसी ना किसी मटेरियल पे ही लिखा गया था, इसीलिए उसको भी हम लोग आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में ही काउंट कर लेते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट को हुआ या फिर कॉइन्स को हुआ, देखिए कॉइन्स पे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे, जैसे डेट मिलेंगे आपको, फिर राजा के टाइटल्स मिलेंगे, वहां पे सिंबॉलिक मिलेंगे। तो ये सब चीज हमको कहाँ से मिल रहा है? टेक्स्ट के फॉर्म में मिल रहा है, लेकिन यही है कि वो किसके ऊपर लिखा गया है? तो क्वाइंस, तो क्वाइंस किस चीज का बना हुआ है? वो तो मेटल्स का बना हुआ है, तो उसकी गिनती क्या आप इंस्क्रिप्शन में कीजिएगा या फिर आप उसको मैन्यूस्क्रिप्ट में कीजिएगा या फिर आप उसको एज अ फॉर्म ऑफ आर्कोलॉजिकल सोर्सेस तो पूरा पूरे ले लीजिएगा। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस मतलब क्या हो गया कि जो भी मटेरियल्स आपको एक्सकवेशन के टाइम मिलते हैं जिसको आप टच कर सकते हैं, दैट इज टेंजेबल। ओके, वो टेंजेबल होता है। ओके, तो आगे इंफॉर्मेशन तो इसके बारे में दिया हुआ है। ऐसे इस चैप्टर में आपको 4 to 5 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, एज यू कैन सी है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है ये एंशियंट टेक्स्ट के बारे में है कि इसको हम लोग कैसे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ सकते थे कि जो भी इंफॉर्मेशन उस दौरान लिखे गए थे वो एज ए रिकॉर्ड्स नहीं लिखे जाए थे, वो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखे गए थे इंडिया में खास करके अगर आप बात कीजिए तो। लेकिन बहुत सारी चीजें हम लोग को काफी केयरफुल होकर पढ़ना पड़ता है, तो हम लोग वहां से पिक आउट कर लेते हैं इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो इससे फिर आप दूसरे टॉपिक में आप देखिएगा तो यहाँ आर्कोलॉजी के बारे में दिया हुआ है और साथ ही साथ
अर्ली इंडियन पास्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा आर्कोलॉजी में आपको कुछ कुछ साइट्स के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। प्लस अर्ली इंडियन पास्ट के बारे में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको लिटरेचर से रिलेटेड, जैसे बुद्धिस्ट लिटरेचर हुआ, फिर आपको जैन लिटरेचर हुआ, तमिल लिटरेचर हुआ, कन्नड़ लिटरेचर हुआ, तो ये सब का जिक्र आपको यहाँ पे दिया गया है अर्ली इंडिया पास्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्टडीज ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ओके, तो यहाँ पे आपको इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप देखिएगा कि हाथी गुम्बा, ओके, ये काफी फेमस है, इसका भी दिया गया है। वहाँ पे क्या क्या रिकॉर्ड्स लिखे गए हैं, किस राजा ने बनवाया, क्या वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ, तो वो सब चीज आपको इंस्क्रिप्शंस में मिलेंगे। और ये थोड़ा ड्यूरेबल है विथ कंपेयर टू मैन्युस्क्रिप्ट। ओके, नाउ कमिंग टू स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो कॉइन्स में आपको बिगनिंग से पढ़ना है कि क्या क्या मॉडिफिकेशन और क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है कॉइनेज में। ओके, तो ये इसको हम लोग न्यूमेनिस्टिक भी कहते हैं। उसके बाद इस चैप्टर को कंक्लूड कर दिया जाएगा। सो जैसे ही अगर आप इस चैप्टर के बिगनिंग में जाइएगा तो आपको एक काफी प्रोमिनेंट पर्सन के नाम दिखेंगे। ओके, ही इज वेरी वेल नोन एंड ही इज बीन डिस्क्राइब्ड एज फर्स्ट इंडियन हिस्टोरियन। ओके, इंडिया के सबसे पहले इतिहासकार इनको माना गया है। ओके, तो इस व्यक्ति का नाम है और दिस प्रोमिनेंट पर्सन इज नेम्ड कल्हान। ओके, सॉरी आई हैव नॉट हाइलाइटेड, सी दिस पर्सन कल्हान। और ये किस एरा में बिलोंग कर रहे हैं और ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ दिया जाएगा। तो ये कश्मीर के रीजन से आते हैं। और अगर इनका एरा पूछा जाए, अगर इनका सेंचुरी पूछा जाए, तो ये 12th सेंचुरी में आपको मिलेंगे ये। ओके, सो ये इतने प्रचलित क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखा था राज तरंगी नाम से। ओके, द रिवर ऑफ द किंग। तो इससे पहले मैं इस बुक के ऊपर आऊँ, मैं इनका थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट के अंदर मैं इनका बैकग्राउंड में बता देता हूँ। ऐसे कल्हान का जब जन्म हुआ था तो उनके पिता, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी और उनके पिता का नाम था चंपक। ओके, तो ये कश्मीर के जो राज दरबार होते हैं ना, सॉरी राज दरबार में कह रहा हूँ, मतलब कि जहाँ राजा लोग का बैठक होता था, तो वहां पे इनकी उपस्थिति हुआ करती थी। ओके, ही यूज्ड टू सिट इन द रॉयल कोर्ट। ओके, एंड ही वाज हैविंग द फेवर ऑफ किंग। तो लेकिन कुछ समय बाद, जैसे कि कल्हान का जन्म हो रहा है, उससे पहले ही ये लोग, इनके पिताजी भी डेथ हो गया इनका, और प्लस जो भी फेवर किंग की तरफ से था वो भी विड्रॉन कर लिया गया। तो कुछ लचीर, मतलब कि थोड़ा दिक्कत आ जाते हैं इनके लाइफ में। सो आई वोंट गो इन दैट मच डिटेल। लेकिन जो इन्होंने बुक लिखा है राज तरंगिणी, इसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। तो इसको इन्होंने स्टार्ट किया था 1148 सी में लिखना। ओके, तो जब ये बुक, या जब भी ये कोई चीज को आदमी लिखता है तो उसके लिए कुछ रेफरेंस लेता है। तो इन्होंने किस चीज का रेफरेंस लिया? तो इन्होंने रेफरेंस लिया है जो भी उनके समय कॉइन्स मौजूद थे या इनसे पहले के कॉइन्स मौजूद थे, इंस्क्रिप्शंस जो भी वहां पे पड़े हुए थे, फिर मॉन्यूमेंट जो भी उपस्थित थे, इसको किसने बनवाया, क्या कारण था, क्या रीजन रहा होगा, क्या मटेरियल यूज किया गया, कहाँ से वो मटेरियल्स आए, तो इसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। तो और साथ ही साथ उन्होंने एग्जामिन किया है मैन्यूस्क्रिप्ट को, जो उस समय अवेलेबल थे लेकिन आज की डेट में नहीं है अवेलेबल। जैसे ये रास्तरंगिणी जो बुक है, इसका ओरिजिनल जो भी कंटेंट था वो हमारे पास आज उपलब्ध नहीं है। वी आर गोइंग फॉर द सेकेंडरी सोर्स। ओके, इसके लिए हम लोग सेकेंडरी सोर्स पे जा रहे हैं। नाउ अगर आप देखिएगा इस बुक में कितने पार्ट्स में इसको लिखा गया है, तो अगर आप देखिएगा तो इसको पूरे 8 पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट को कैंटोन कहा गया है, ठीक है। तो सॉरी, हाँ, 8 कैंटोन है और हर एक कैंटोन को तरंग कहा गया है। प्लीज करेक्ट योरसेल्फ, तरंग कहा गया है। ओके, नाउ इस बुक में आपको क्या क्या चीज इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हिस्ट्री में देखिएगा तो जितने भी लोग बुक्स लिखा करते थे या फिर अकाउंट्स लिखा करते थे, मतलब कि विवरण लिखा करते थे अपने राज्य का, तो वहाँ पे राजा का बहुत ज्यादा ही गुणगान गाया जाता, मतलब कि कुछ चीजों को बहुत एग्जैजरेट करके बताया जाता था, उनकी शो ऑफ, जिसको हम लोग कहते हैं कि गुणगान गा रहे हैं, कि जिससे राजा प्रश्न हो जाए
और आपके प्रति ज्यादा फेवर दिखाने लगे। तो ऐसा कोई भी क्वालिटी कल्हान में नहीं था। इन्होंने जैसे आज के डेट में हमारे कंट्री में एक जज होते हैं ना, जिनके ऊपर मतलब कि उनके निष्ठा के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है, उस तरीके से इन्होंने काम किया है। एक जज के रूप में इन्होंने इस किताब को लिखा है। किसी के भी तरफ ना बायस रहे हैं, ना ही किसी के तरफ इनका प्रेजुडिस रहा है। तो जो भी सही तथ्य था, जो भी सच है, वही चीज इन्होंने यहाँ पे लिखा है। तो इनके बुक में अब मिलेगा क्या क्या? तो देखिए, यहाँ पे इनके बुक में आपको मिलेगा पॉलिटिकल हिस्ट्री और पॉलिटिकल इंसिडेंट कुछ ऐसे हैं जिसको इन्होंने एक ड्रामा के फॉर्म में नरेट किया है। कैसे हम लोग विलियम शेक्सपियर का प्ले पढ़ते हैं, तो जैसे एक फेमस प्ले ओथेलो, तो वहां पे आप देखिएगा कि ये कैसे कैशियो, यागो और रोमेंशियो है। फिर जो मेन कैरेक्टर, दो मेन कैरेक्टर यहाँ पे हैं, एक ओथेलो जो कि मूअर है। तो क्या इंसिडेंट्स हो रहा है, क्या एक्शंस टेक्स प्लेस करे, तो उसको उन्होंने विलियम शेक्सपियर ने उनको काफी अच्छे से मतलब कि नरेट किया है। ऐसा नरेट किया कि जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप उस चीज को अपनी आंखों के सामने से इमेजिन कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से कल्हान उससे कई सौ वर्ष पहले वैसा विवरण यहाँ पे लिखे हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री के अलावा यहाँ पे इन्होंने क्रोनोलॉजी दिया है कि कौन से किंग के बाद कौन से किंग आए, किस डायनेस्टीज के बाद कौन सी डायनेस्टी फॉलो की है। यहाँ पे आपको थ्री लेडी क्वींस का भी जिक्र मिलेगा कल्हान के वर्क में। ऑल्दो यहाँ पे अभी नाम मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही आप इस बुक में आगे बढ़िएगा चैप्टर वाइज, तो वहाँ पे आपको इसका जिक्र मिलेगा। यहाँ पे तीन लेडी क्वीन हुआ करती थी। और एक लेडी क्वीन तो आपको मैं बता रहा हूँ, जब बैटल ऑफ ये तराइन चल रहा था ना, तो उस समय जब मोहम्मद गौरी या गजनवी अटैक किए थे, या आई थिंक यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम सब्जेक्ट टू करेक्शन। तो वहां पे उस समय कश्मीर की जो क्वीन थी, उन्होंने साथ देने से मना कर दिया था। और वो ऐसी क्वीन थी कि उन्होंने अपने ग्रैंड सन को ही मरवा दिया था। सो आई विल कम टू दैट पॉइंट, ओके। मैं उस पे आऊंगा जब मैं अर्ली मिडिएवल इंडिया पे उस चैप्टर पे आऊंगा या उस पोर्शन पे आऊंगा, तो मैं वहां पे भी उसका जिक्र करूंगा, उस लेडी क्वीन का। ऐसे अभी मेरे ध्यान से उनका नाम निकल रहा है, सो आई शुड बी हियर। तो अब आ जाइए, यहाँ पे देखते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री हम लोग देख लिए हैं, क्रोनोलॉजी देख लिए हैं, साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने कश्मीर की जो वादियां हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर भी इन्होंने लिखा है। इन्वायरमेंट में इन्होंने नदी के बारे में लिखा है, वैलीज के बारे में लिखा है, माउंटेन्स, फ्लोरा और फौना जो भी उस समय पाए जाते थे, उसका भी इन्होंने विवरण किया हुआ है, ओके। और जब भी आप ये चीज को पढ़ेंगे ना, तो आप उसको फील कर सकते हैं इस तरीके से उनका उनकी राइटिंग स्टाइल का, ओके, यू कैन फील दैट थिंग। नाउ कमिंग, जैसे कि मैंने आपको बता दिया लिटरेरी सोर्सेस में क्या क्या फॉलो होगा। ऑल द टेक्स्ट, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो, और यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, और ओरल, सी, है ना, और ओरल। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में मैंने आपको बता दिया, जो भी चीज आपके टेंजेबल है, all those things that are tangible, which you can see, which you can touch, तो वो सारे मटेरियल रिमेन्स, ये सब आर्कोलॉजिकल सोर्सेस में आ जाएंगे। जैसे आपको मॉन्यूमेंट हो गया, कॉइन हो गया, इंस्क्रिप्शंस हुआ, तो ये सब चीज। तो यहाँ पे जो मैन्यूस्क्रिप्ट का जो मैंने बोला था ना कि ये आर्कोलॉजिकल में है, तो एक्चुअली में ये भी एक मटेरियल है नेचर में, ठीक है। उसी के ऊपर लिखा गया है। मैं फिर से उसी बात पे आ जा रहा हूँ जहाँ से मैंने बिगिन किया था, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा यहाँ पे। ओके, सो नाउ आई एम मूविंग अहेड। तो थोड़ा मैं बता देना चाहता हूँ जो भी ये हिस्ट्री है, ओके। इफ आई एम, या जो भी हिस्ट्रीज हैं और जो भी हिस्टोरियंस हैं, तो इन दोनों का संबंध क्या है? देखिए, हिस्टोरियंस का काम है कि हम लोगों को हिस्ट्री के पास ले जाए, ओके, वो कि उसके आसपास हम लोग को ले जाके खड़ा कर सकते हैं। नाउ इट अप टू अस हाउ वी आर टेकिंग दोस थिंग, उसको इंटरप्रिटेट कैसे किया जा रहा है, ठीक है। वो हमको एग्जैक्ट एक पॉइंट पे लेके नहीं जा सकते हैं। ही इज गोइंग टू जस्ट टेक अस नियर बाई इट,
उस हमको वहां तक लेके जा सकते, नजदीक लेके जा सकते, लेकिन एग्जैक्ट आप कहिएगा इसी पॉइंट पे हमको आना है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ हिस्ट्री। ओके, तो हिस्ट्री में आप लोग जानते होंगे 2 से 3 पार्ट हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ओके, आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ इट, प्री हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री क्या है। सिर्फ प्री हिस्ट्री इज दैट वेयर यू डोंट फाइंड एनी रिटन रिकॉर्ड्स, वहां पे आपके पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे। ओके, और प्रोटो हिस्ट्री जो है आपको वहां पे रिटन रिकॉर्ड्स तो हैं, लेकिन आप उसको अभी तक पढ़ ही नहीं पाए, यू हैव नॉट एबल टू डिसाइफर। जैसे कि हड़प्पन स्क्रिप्ट को आप लोग देख लीजिए, वहां पे जो भी स्क्रिप्ट है, ऐसा नहीं है कि वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं लिखा गया था, इंफॉर्मेशन लिखा गया है, लेकिन अभी तक हम उसको पढ़ ही नहीं पा रहे, तो वो आ जाएगा प्रोटो हिस्ट्री में। ठीक है, और हिस्ट्री में आ जाएगा जहाँ पे हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। ओके, so that will come under the history. So right now we are in the history portion। कल हाँ जो हम लोग ने पढ़ा तो वहाँ पे हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स मौजूद थे। तो जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा यहाँ पे जो भी हमारे पास ये मैन्यूस्क्रिप्ट हैं, जो भी लिखे गए हैं, ठीक है, जो भी अवेलेबल है, वो किस पर्पज से लिखे गए थे? क्या वो पढ़ने के पर्पज से लिखे गए थे? क्या वो इंफॉर्मेशन आगे बढ़ाने के पर्पज से लिखे गए थे? व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट? देखिए, पहले जो भी सबसे पहला मैन्यूस्क्रिप्ट हमारे पास जो अवेलेबल है वो है वेदास। ओके, वेद। तो वेद को क्यों लिखा गया था? दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो वेद को लिखने के पीछे का कारण था कि लोग उसको रिसाइट करें, ना कि पढ़े। पढ़ने के लिए नहीं लिखा गया था, उसको जाप करने के लिए, मतलब कि पढ़ते पढ़ते मतलब कि कैसे रिसाइट करते करते मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इंफॉर्मेशन को भेजा जाए। और इसके पीछे लिखने का ये मुख्य कारण ये भी था कि कोई भी रिचुअल्स या कोई भी एक ऐसा स्टेप वो मिस आउट नहीं होना चाहिए था, या उच्चारण जिसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं ना, तो उच्चारण तक में गलती ना हो, इसलिए इस चीज को नोट डाउन किया गया था। ओके, सो दैट वाज द मेन रीजन। ओके, नाउ अब एक आपको छोटा सा बॉक्स मिलेगा, ये है एंशियंट पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में। ठीक है, तो पाम लीफ का यहाँ पे बात किया गया है, तो जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहले चाइना, उस समय देखिए ये बात हो रही है 3rd सेंचुरी बीसी की, और उस समय चाइना काफी एडवांस है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि वहाँ पे पेपर इन्वेंट हो चुका है उस समय। ओके, और चाइना ही ऐसा पहला कंट्री जहाँ पे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस आया था। ओके, ये गुटेम्बर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट चाइना। वहाँ पे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आ चुका था और पेपर यहाँ पे आ चुका था आपको 3rd सेंचुरी बीसी में। अच्छा, इंडिया में कब आया था पेपर, और सबसे पहला पेपर इंडस्ट्री किस स्टेट में, आज की डेट में किस, सॉरी नॉट स्टेट, आज तो वो यूनियन टेरिटरी बन गया है, सो हिंट तो मैं दे ही दिया हूँ। तो वहां पे वो पहले आया था। तो इंडिया में पेपर आया था आपको 12th सेंचुरी के अराउंड। ओके, उस समय अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी नॉट, आई थिंक 12th और 13th सेंचुरी के बीच में आया था। इस समय दिल्ली सल्तनत रूल में था। ओके, आई थिंक अलाउद्दीन खिलजी वाज देयर, आई एम सब्जेक्ट टू करेक्शन, मैं करेक्शन का पात्र हूँ अगर मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से जा रही है। तो अलाउद्दीन खिलजी के रेन के समय आया था, और सबसे पहला पेपर इंडस्ट्री डेवलप हुआ था कश्मीर रीजन में। ओके, तो कश्मीर में आपको सबसे पहला पेपर इंडस्ट्री डेवलप हुआ था, और ये बात है 1417 के अराउंड का बात है, 1417 के अराउंड का बात है। और उस समय थे सुल्तान जियानुल, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जियानुल एबुद्दीन, जियानुल एबुद्दीन करके ये थे, एबुद्दीन। ओके, जैनुल एबुद्दीन, ये सुल्तान हुआ करते थे, और इनके समय में कश्मीर में आपको आया था, पेपर का इंडस्ट्री डेवलप हुआ था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाते हैं वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में। ठीक है, तो किस डायनेस्टी के समय यहाँ पे ये आया? मैं बात कर रहा हूँ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की, ये तो ये आया आपको सुई डायनेस्टी के समय। टाइम पीरियड्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी रफ आइडियाज आपको होने चाहिए सेंचुरी में। तो ये 4th सेंचुरी के अराउंड बात की जा रही है। देखिए, आया है सुई डायनेस्टी के समय, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिवलेंट और सबसे ज्यादा इसका यूज होगा आपको टैंग टैंग पीरियड में, आपको सबसे ज्यादा इसका यूज देखने को मिलेगा। किस चीज का? तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का टैंग पीरियड में। ओके, और ये मेथड आगे भी कंटिन्यू हो जाता है। ओके, नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक दैट इज
पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट। तो इंडिया में आ जाते हैं हम लोग और यहाँ पे देखते हैं टेलीपॉड पाम, ये एक लीफ है, और दूसरा लीफ है पाम या पाम। ओके, तो ये दो टाइप के हमारे पास लीफ हुआ करते थे, पाम लीफ। ओके, और ये दोनों में सबसे हाई क्वालिटी किसका था? तो टेलीपॉड पाम का, इसका सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी था। तो ये हाई क्वालिटी क्यों था? तो इसके हाई क्वालिटी के होने के पीछे एक कारण है, ये लार्ज हुआ करता था साइज में, थिनर हुआ करता था, पतला हुआ करता था, साथ ही साथ ये थोड़ा फ्लेक्सिबल ज्यादा था किसके कंपैरिजन में? तो पाम या पाम के कंपैरिजन में, ठीक है। और ये ड्यूरेबल था पाम यार के, मतलब कि ज्यादा समय तक ये सस्टेन कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कौन सबसे हाई क्वालिटी का था, तो ये टेलीपॉड पाम ज्यादा हाई क्वालिटी का था। और दूसरा जो पाम लीफ हम लोग इस्तेमाल करते हुए पाम या पाम इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा था। साथ ही साथ अगर आप साइज की बात करें तो ये 50 into 3 to 4 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन था। ओके, सो आई एम नॉट थिंकिंग दैट दे आर गोइंग टू आस्क, लेकिन कट ऑफ को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस कभी कभी घुसा देते हैं एग्जामिनर। और यहाँ पे आप एक डायमेंशन देख लीजिए, 90 into 8 to 9 सेंटीमीटर के लगभग में था। ओके, तो ये आपका टेलीपॉट अगर आप देखिएगा तो जैसे कि मैंने बताया कि ये थोड़ा लार्जर था साइज में, और ये पामिया उतना लार्जर नहीं था। तो यहाँ पे आपको डायमेंशन से आपको पता चल जा रहा है। लेट मी चेंज द फॉन्ट कलर, लेट मी डू ग्रीन, या अब देखिए, अब यहाँ पे इसको लिखा कैसे जाता था। लिखने से पहले आप देख लीजिए कि इसको ये जो बैंडेज किया हुआ है ना, ये तो इसको किस तरीके से किया जाता है। तो एक सुराख लगा के यहाँ पे ये रस्सी टाइप का, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है? रस्सी, ये रस्सी कहाँ से आ जा रहा है? आज के डेट के जैसा रस्सी है क्या? तो ये आपको बताता है कि यहाँ पे कॉटन या सिल्क, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट से इसको बांधा जाता था, थ्रेड जिसको हम लोग कहते हैं, कॉटन और सिल्क के जैसे इसको बांधा जाता था बीच में, श्रुति इसको, ये रस्सी को, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ओके, और इसको ऊपर से कवर अप करने के लिए, जैसे आज का बुक होता है ना, तो बुक का कवर थोड़ा हार्ड होता है, कभी कभी तो हम लोग बुक बाइंडिंग के लिए जाते हैं ताकि ये पेज का जो अच्छा खासा कवर है वो फटे नहीं और बुक ज्यादा सेफ रहे हमारा। तो यहाँ पे भी एक कवर अप होता था जिसको बनाया गया था, आपको जिसको कवर अप किया जाता था यहाँ पे पेटियोल। अच्छा, ये पेटियोल आपको मैं बता दूं ये क्या है। ये जो पाम लीफ होता है ना ताड़ का पेड़ के पास, तो ऐसा आपको दिखेगा यहाँ पे जो पत्ता रहता है बड़ा बड़ा ऐसे ऐसे करके पत्ता, तो ये जो बीज का जो सूख जाता है ना, ये वाला, ये पूरा पोर्शन, मैं आपको लेट में चेंज कलर, हाँ, ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये तो इसी को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था कवर अप करने के लिए। और कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे वुड भी इस्तेमाल किया गया है। बहुत रेयर केस में एवरी का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अगर पूछ दे कि एवरी मतलब कॉमनली यूज होता था, तो नहीं, एवरी कॉमनली यूज नहीं होता था कवर अप करने के लिए मैन्युस्क्रिप्ट को, ये रेयर केस में इस्तेमाल किया जाता था। ओके, नाउ कमिंग टू द प्लेस कि अब इसके ऊपर भैया आप लिखिएगा कैसे, हाउ यू आर गोइंग टू राइट, क्योंकि उस समय तो वो फाउंटेन पेन था नहीं, इंक तो था नहीं, तो हाउ यू आर गोइंग टू राइट ऑन दिस लीव्स। तो इसके लिखने के लिए एक ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता था, स्टाइलस। ओके, ये थोड़ा पॉइंटेड होता था। ओके, निब, फाउंटेन पेन का जो आप निब देखते हैं ना एकदम पॉइंटेड, तो उस तरीके से पेन जैसा ऑब्जेक्ट हुआ करता था। इसको क्या किया जाता था कि जो लीफ है उसके ऊपर लिखा जाता था, और जब वहां पे लिखा जाता था तो वहां पे एक गड्ढा जैसा, मतलब कि एक इम्प्रेशन, डिप्रेशन, सॉरी डिप्रेशन क्या, एक कि आप कह सकते हैं एक गैप फॉर्म कर देता था, गड्ढा। ओके, डिप्रेशन जैसा फॉर्म हो जाता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको वेजिटेबल जूस दिया जाता था और चारकोल पाउडर, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता था। मिक्स करने के बाद इसका जो पेस्ट बनता था, इसको आप लेप के ऊपर ऐसे लगा दिया जाता था, लेप जिसको हम लोग कहते हैं, तो लेप लगा दिया जाता था। और जब ये लेप सूख जाता था, तो जो भी गड्ढा था ना, तो गड्ढा में वो जो चीज था वो तो उभर जाता था, और उसको फिर किसी सॉफ्ट कॉटन क्लोथ से या फिर किसी सॉफ्ट मटेरियल से, जो भी बचे हुए लेप थे जो कि सूख जाते थे, तो उसको झाड़ के हटा दिया जाता था, पोंछ के हल्के से हटा दिया जाता। और वो जो भी टेक्स्ट लिखे रहते थे वो मतलब कि विजिबल हो जाते थे, पढ़े जा सकते थे। ओके, तो ये तरीका था। अच्छा, पेज नंबर की बात की जाए तो हाँ, मैन्युस्क्रिप्ट में पेज नंबर लिखा जाता था,
और ये आपको राइट मार्जिन के तरफ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो आप कॉलम्स देख रहे हैं, तो इसको पैरेलली लिखा जाता था ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर ज्यादा जगह मिल गया तब ऐसे लिखा जाता था, ठीक है। और इंफॉर्मेशन कम है तब आप पूरा सीधा सीधी। लेकिन कहीं कहीं पे आप देखिएगा कि दो दो तीन तीन कॉलम में लिखा गया ऐसे ऐसे करके, दो दो तीन तीन कॉलम में, जहाँ इंफॉर्मेशन को ज्यादा लिखना है। तो ऐसे ऐसे करके आपको कॉलम्स मिल जाएंगे इस बुक मैन्यूस्क्रिप्ट में, मैं बात करूँ। अच्छा, तो जानते हैं कि ये मैन्युस्क्रिप्ट है, लीफ कवर है, तो यहाँ पे फंगस, बैक्टीरिया, ये सब तो बिल्कुल हार्म पहुंचाएंगे, तो इसको तो काफी बचा के रखना पड़ेगा। तो अच्छा, उससे पहले मैं आ जाता हूँ 19th सेंचुरी आते आते प्रिंटिंग प्रेस आ गया था, तो जिसके कारण अब मैन्युस्क्रिप्ट के उतना इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है। तो हम लोग आ रहे थे कहाँ पे, इसको बचाना कैसे है, ओके, कीड़े मकोड़ों से या फंगस से। तो सबसे पहले अगर कोई भी मतलब कि एक स्पेशल टेक्निक है इसको ट्रीटमेंट के लिए या फिर प्रिजर्व करने के लिए ओल्ड फॉर्म मैन्युस्क्रिप्ट को, तो सबसे पहले इसको फ्यूमिगेट कीजिए। तो किस चीज से आप इसको फ्यूमिगेट करेंगे, तो इसको या तो फिर आप फ्यूमिगेट कर दीजिए, या तो आप इसको इंसेक्टिसाइड से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे थाइमोल हुआ, फिर आपको फॉर्मल्डिहाइड हो गया, HCl जो कि काफी कॉमन है, फॉस्फिन गैस हो गया, इथाइलिन ऑक्साइड हो गया। तो ये सब तो मुझे नहीं लगता कि पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी में होनी चाहिए कि एक पाम लीफ को किस किस केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया, फॉस्फिन गैस हो गया, थाइमोल हो गया, आपको क्लोरोमेट सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद इस लीफ को किस सॉल्वेंट, कौन से सॉल्वेंट से हम लोग इसको क्लीन करते हैं, तो वाटर इज वेरी कॉमन, एज यू नो वाटर है डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट के साथ आपको इथाइल अल्कोहल, ओके। Next, you are going to see polyylene acetate, okay, and methyl cellulose. These are the two very important chemicals used for preservation of manuscript, okay. तो इसी तरीके से आपको आगे निकलते हुए हम लोग आएंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो भी एंशियंट टेक्स्ट हमारे पास मौजूद है, जैसे वेद जिसकी मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, केवल वेद ही नहीं है, जैसे धर्मशास्त्र हुआ, मनुस्मृति हुआ, ये सब भी पुराने के वेदांगास हुआ, ओके। तो ये सब जो भी हमारे पास टेक्स्ट है, तो इसका एज क्या है और इसके ऑथरशिप कौन है, इसको किसने लिखा है, क्या ये किसी एक व्यक्ति का काम है या किसी मतलब कि बहुत सारे लोग मिल के इसको लिखे हैं, या बार बार इसमें करेक्शंस किए गए हैं, ये किस के लिए लिखा जाता था और ये कहाँ कंपोज होता था, वेयर वर दे कंपोज, कहाँ पे कंपोज हो रहा है, जोग्राफिकल रीजन बताइए, एरिया, और ये कहाँ पे सर्कुलेट कर रहा है ये टेक्स्ट, ओके। तो ये भी आपको बताना है, ठीक है। ये किसके लिए लिखे जा रहा था, हु वेर द टारगेटेड ऑडियंस, किसके लिए लिख रहे हैं ये। तो दिस आर सम ऑफ द क्वेश्चंस, ओके, विच वी नीड टू फाइंड आउट द आंसर, ओके। नाउ अगर आप यहाँ आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस मार्क आपको दिख रहे हैं, मतलब इसका ये पता चल रहा है कि वैदिक टेक्स्ट आखिरकार कब शुरू हुआ लिखना, कब इसका कंपोजिशन। तो ये कि एग्जैक्ट हम लोग को यहाँ तक कि अप्रोक्स भी हम लोग इसको लेके नहीं, मतलब कि अप्रोक्स तो लेते हैं हम लोग अराउंड अराउंड 1500 टू 1000 के बीच में, या 1500 टू आपको 500 से ही बहुत जगह आपको लिया गया, मीन्स इट डिपेंड्स, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में अलग अलग रेफरेंस लिए गए हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 500 आते आते यहाँ पे आपका खत्म हो गया। ठीक उसी तरीके से आपको वेदांगास टेक्स्ट भी, तो इसको कहा जाता है अराउंड 600 BC के समय इसको लिखा गया था, और इसका फाइनली कंपोजिशन आपको इंडो किया था 200 सॉरी 200 BC में आपको इसका कंपोजिशन पूरा इन दिस वे यू विल गेट महाभारत, रामायण, पुराण, धर्मसूत्र, then you will get Smriti, Tripitaka, okay, this is the Buddhist text, that is Sutta Pitaka, Vinay Pitaka and Abhidhamma, okay, तो ये तीन, तो इसका जिक्र है इस चैप्टर में। सो वी विल कम टू नो दैट। फिर यहाँ पे जैन कैनॉन्स, इसका थोड़ा सा मतलब कि डिबेटेबल है कि आखिरकार ये 500 के अराउंड हुआ है या पूरा है। तो अराउंड अराउंड इसके बीच में ये आपको कहीं ना कहीं रुका हुआ है, फंसा हुआ दिखेगा आपको, ये देखिए। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो ये मैं जैन कैनोन मतलब कि जैन टेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी आपको कैनोन और नॉन कैनोन मिलेंगे, ओके।
तो जब उस टॉपिक पे हम आएंगे तो उसको पढ़ेंगे। देन संगम लिटरेचर वेरी मच नो, ये 300 बीसी से लेके आपको 300 सी के बीच में आता है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिसर्च के कुछ ऐसी चीज मिले हैं, कहा जा रहा है कि ये जो आपको 300 बीसी से भी पहले जा सकता है, अराउंड 400 और 450 के अराउंड ये जा सकता है संगम टेक्स्ट या संगम लिटरेचर का इंफॉर्मेशन। ओके, तो तमिल लिपिक आपको भी यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ लिटरेरी सोर्सेज। ओके, सो आई एम थिंकिंग टू कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूँगा, अदरवाइज आई वुड हैव कंप्लीटेड ऑल्दो आई हैव read this portion. Okay, means I have read this means chapter overall, so I think I should go for this in the next lecture. So please be in touch here, and I will try my best to give up the things in a very proper way, ताकि वो चीज़ों को आप आसानी से grasp कर सके। Okay, so I will come to this topic in the next lecture. So by the time revise those things whatever I shared with you. तो मैं चाहता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं समझ पा रहा हूँ वो मैं आप तक वहाँ तक पहुँचा सकूँ, and this is my main motive of making this lecture. So for today, this much. So be in touch. We will continue together. Okay. So I wind up my lecture here. तो यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ जल्दी। थैंक यू।